नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है ग्रुप 5 में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन से किताब से पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और कुछ लोग जो है लैब अटेंडेंट का जो सिलेबस है उसके ऊपर बात कर रहे थे। उसका सिलेबस कुछ नहीं है, 25 आपका तो वही रहेगा। बाकी जो बचा आपके 75 वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का है। वो आप कंप्लीट पढ़िए, सिलेबस दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। अब हम बात कर लेते हैं लैब टेक्नीशियन के बारे में। तो लैब टेक्नीशियन को जो पोस्ट निकला है उसका जो सिलेबस दिया है, आपको देखने से लग रहा होगा छोटा, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है। कई लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को डिटेल में इसमें समझा देते हैं और टॉपिक वाइज में आपको समझाऊंगा कितना पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है और कितना आपको इसके लिए तैयारी करना है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और आप लोगों ने तैयारी चालू कर भी दिया होगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूं इसके विषय में, एक्सपीरियंस के बेस पर। और इसके साथ साथ आपने ओल्ड पेपर डाउनलोड कर लिया होगा, मैंने वीडियो बना दिया था चैनल पर, और उसके बेस पर आपने देखा होगा कि किस तरीके से सवाल बनते हैं। अब जरूरी ये नहीं है कि जैसा पिछले बार सवाल पूछा गया था उसी टाइप के सवाल जो है इस बार भी आएंगे। हो सकता है क्वेश्चंस पेपर जो बनते हैं, बनाने वाला जो है अपने तरीके से सवाल करेगा। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम आप लोगों के लिए लाएं। और पुराना अगर पिछला आप देखना चाहते हैं, एमसीक्यूज की वीडियोस हैं मेरे चैनल पर। और अधिकतर वीडियो जो बने हुए हैं मेरे, सारे बायोकेमिस्ट्री के जितने टेस्ट हैं और यूरिन एग्जामिनेशन और सीमन एग्जामिनेशन, ये सब कंप्लीट आप देखना। उसमें से बहुत सारे जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें जो कंपटीशन एग्जाम के लिए क्वेश्चंस बनते हैं बीच में मैंने बताया है, तो आप स्किप कर देंगे, आधा देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जितने भी वीडियो बने हैं उसके बीच में मैंने क्वेश्चंस निकाल करके आपको बताया है। कई लोग आधा देखते हैं, आधा नहीं देखते हैं, तो उनको जो है वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो भी वीडियो मेरे बने हुए हैं वो कंप्लीट देखेंगे, तभी आपको उनमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उसमें मैंने बीच में आपको बताया हुआ है, तो वो वीडियो आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट चैनल मेरा है, उसमें हम जो भी डाउट होते हैं, सवाल होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, दिनेश कुमार के नाम पे। उसको भी आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो यहाँ पर जो सिलेबस आपको दिख रहा है, आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में है। तो सेल आपको कंप्लीट पढ़ना है। इसके अलावा नॉर्मल, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस, तीन चीज यहाँ पर दिए हैं। उसके अलावा फिजियोलॉजी जो यही है फंक्शन में आ जाता है। कौन कौन सी चीज? एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी, ये तीनों चीजें आपको पढ़ने हैं। जितने भी आपके बॉडी सिस्टम हैं, ठीक है, तो ह्यूमन के जितने बॉडी सिस्टम है वो कंप्लीट आपको पढ़ना है। इसमें आपको बॉडी सिस्टम में आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा, उसका एनाटॉमी में आ जाएगा। उसके अलावा हिस्टोलॉजी, वो हिस्टोलॉजी के पार्ट में आ जाएगा, कौन से टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है ऑर्गन में। जो अधिकतर सवाल यहाँ से ऐसे बन सकते हैं, जैसे कि ट्रेकिया की बात कर लें, ट्रेकिया कौन से टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है, ये आपके ऑब्जेक्ट में ऐसे बन सकते हैं सवाल। हिस्टोलॉजी की अगर हम बात करें तो हिस्टोलॉजी में यही पूछा जाएगा कि जो टिश्यूज हैं, अलग अलग टिश्यू हैं, 4 टिश्यूज के बारे में आपने पढ़े होंगे, तो ये मिलकर के जो है आपका ऑर्गन बनता है। तो यहाँ में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो ऑर्गन है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, या फिर ये टिश्यू जो है कौन से ऑर्गन में पाया जाता है। तो इस तरीके से सवाल बन सकते हैं, इसलिए हिस्टोलॉजी पार्ट इसमें से आप पढ़िएगा, आपके समझ में आ जाएगा। और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो पूरा स्ट्रक्चर कहाँ पर सिचुएटेड है, कैसा है, ठीक है, और उसका पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है। जैसे कि हार्ट या किडनी के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो पूरा डिटेल आप पढ़िए, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, उसका वेट कितना होता है, उसकी लंबाई चौड़ाई, ये सारा चीज़, और उसके बारे में पूरा डिटेल आपको मालूम चलना चाहिए। और इसके बारे में फिजियोलॉजी की हम बात करें तो उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो वो फिजियोलॉजी का पार्ट है, पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। तो इसके लिए मैं बुक अगर सजेस्ट करूं तो आपके लिए, आपने सवाल भी देखे होंगे एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल से 3-4 सवाल जो है बेसिक बनते हैं। तो उसके लिए ज़्यादा आपको डिटेल में बड़ी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप एनाटॉमी के लिए जो है, फिजियोलॉजी के लिए आप एन मुर्गेस की बुक पढ़ सकते हैं, उसमें सफिशियंट है। जो मैंने किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं और डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आप बेसिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये पढ़ सकते हैं। डिटेल में आप अपने हिसाब से बुक जो है आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री में आ जाते हैं।
तो बायोकेमिस्ट्री की बात अगर हम कर लेते हैं तो बायोकेमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स और एंजाइम। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और एंजाइम, ठीक है। और विटामिन भी आपको पढ़ लेना है, विटामिन इसमें नहीं दिया है लेकिन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है विटामिन से क्वेश्चन बन जाए, तो ऐसी चीज़ें जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अगर हम इसके बायोकेमिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, ये जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आपको कंप्लीट पढ़ना है। और इसके अलावा ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें भी। और जैसे कि पिछला बेसिक कार्बोहाइड्रेट का जो है आपको केमिकल फार्मूला पूछ लिया था, ठीक है, C6H12O6। तो सिंपल साधारण अगर क्वेश्चंस अंदर से डीपली अगर बनता है कुछ भी तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे इसमें। तो इसके लिए भी एन मुर्गेस की बुक है एनाटॉमी के लिए, जो स्ट्रक्चर वगैरह आप पढ़ सकते हैं, उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आपके बेसिक नॉलेज के लिए वो कंप्लीट है, ज़्यादा आपको डिटेल में डीपली आप पढ़ोगे, आपका टाइम जो है क्योंकि 2 महीना है आपके पास, तो इतने में आपको कवर करना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, उतना सफिशियंट होगा आपके लिए। और उसी में से सवाल बनेंगे, ज़्यादा जो है आपको बड़ी किताब या मोटी बुक जो है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आपके आ जाएंगे किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और कार्डियक प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल। इसमें सारे टेस्ट ही आपके आते हैं बायोकेमिस्ट्री के। आप ये ना सोचेगा कि शॉर्ट में लिखा हुआ है तो ये सारी चीज़ें जो आपके मिस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। जो भी आपने, मैं तो कहता हूँ कि जो भी आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है उसका जो पूरा सिलेबस है आपको मिला हुआ 3 साल का, वो तीनों साल का सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। फिर भी आपको जो ये सिलेबस दिया है इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाता है। तो अब हम अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट पूरा आपका आ रहा है। तो किडनी फंक्शन टेस्ट में पिछली साल भी जो है यही लिवर फंक्शन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट दोनों को मिला करके पूछ लिया था कि इसमें से कौन सा टेस्ट आता है। तो इस तरीके से सिंपल सवाल इसमें से बन सकते हैं। और जो उनके टेस्ट के अंदर का अगर पूछा जाएगा तो नॉर्मल वैल्यू पूछ सकता है, उसके मेथड का नाम पूछ सकता है, या फिर उसका प्रोसेस में जो प्रिंसिपल होते हैं या रिएजेंट होते हैं उनमें से पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो सवाल बनते हैं इसी के अंदर से, तो उनको डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अधिकतर जो है वीडियो मैंने बना दिए हैं। और जो बेसिक जो प्रोसीजर होता है जो आपने कॉलेज में पढ़े होंगे, बाकी तो अब ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा लग रहे हैं तो उसमें जो है कोई आपको समझने वाली बात है नहीं। लेकिन जो आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाए होंगे उसमें जो प्रोसीजर लिखा होगा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है डिटेल में, तभी वहाँ से ही क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें से अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये हो गया किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट और कार्डियक प्रोफाइल और लिपिड प्रोफाइल। तो ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। और इसके अलावा जो ये क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है ये आपको गौटकर और ऊंची दोनों बुक में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। तो वहाँ से आप जितना कुछ पढ़ेंगे वो सारा कुछ आपको शॉर्ट नोट बनाना पड़ेगा, और नोट्स भी इसका ज़रूर बनाइएगा ताकि रिवीजन में आपको बाद में काम आएगा। तो शॉर्ट नोट ऐसे बनेगा आपका, जैसे आप किडनी फंक्शन टेस्ट में सारे टेस्ट जब पढ़ रहे हैं आप, तो इसमें आपको सिंपल से रिएजेंट्स लिखने हैं, मेथड का नाम लिखना है, इसके बाद आपका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स बना करके रख लेना है। पढ़ते समय तो आपको डिटेल पढ़ना है पूरा कंप्लीट, ताकि आपके दिमाग में वो पिक्चर सेट हो जाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हेमेटोलॉजी में। और हेमेटोलॉजी की अगर हम बात करें तो हेमेटोलॉजी का पार्ट जो है पूरा ही है, कंप्लीट है। इसमें कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, ब्लड पूरा आपको पढ़ना है डिटेल में। और ब्लड से सवाल तो बनते ही बनते हैं, इसको तो आपको स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं है। हेमेटोलॉजी को जितना भी आप ज़्यादा पढ़ें उतना अच्छा है। और इसमें ज़्यादा टफ कोई है नहीं सिलेबस जो है, और ज़्यादा मुश्किल भी होने वाला नहीं है। हो सकता है बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो और माइक्रोबायोलॉजी में, लेकिन हेमेटोलॉजी बहुत आसान है, आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। जो फ्रेशर्स हैं, जो पास आउट होके आए हैं और अच्छे से अगर उन्होंने 3 साल पढ़ा होगा तो उनके लिए तो मुश्किल नहीं होने वाला। लेकिन जो बहुत साल हो गए जिन्होंने स्किप कर दिया है थ्योरिटिकल पार्ट, उनको जो है दोबारा से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वो प्रैक्टिकल नॉलेज तो है उनको, अच्छी बात है, लेकिन थ्योरिटिकल नॉलेज वो लैप्स हो जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए जो है उनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो है कलेक्शन ऑफ ब्लड आएगा, एंटीकोगुलेंट्स, इसमें से भी सवाल बनते हैं, पिछले साल भी आपने देखा होगा। कंपोजिशंस ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन का पूछा था, आयरन पार्ट। और उसके अलावा जो है कलेक्शन ऑफ ब्लड के बारे में जो है एंटीकोगुलेंट पूछ लिया था, तो इनको डिटेल आप जरूर पढ़िएगा, पूरे एंटीकोगुलेंट्स के नाम, इनका वर्क क्या होता है, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आप एंटीकोगुलेंट्स के बारे में कौन से टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये सारा चीज़ जो है आपको मिल जाएगा बुक में, और वीडियोस भी ढेर सारे आपको मिल जाएंगे। और ब्लड के कंपोजिशंस की बात करें तो पूरा डिटेल आप पढ़िए, कहीं से भी कोई सा भी हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कहीं से भी क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं उनके फंक्शन के बारे में,
ठीक है, उनका डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ सकता है सवाल। तो ये सारी चीज़ें, जैसे डब्ल्यूबीसी के बारे में पिछले साल सवाल पूछा था वो तो कैंसिल हो गया था, और जो डब्ल्यूबीसी में जितने भी ग्रेनुलोसाइड, ए ग्रेनुलोसाइड होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उनका नॉर्मल साइज, शेप कितना होता है, आकार कैसे होता है, तो ये सारे चीज़ों के ऊपर सवाल बन सकते हैं, इसलिए उनको डिटेल आप जरूर पढ़िएगा ताकि आपको याद रह सके। इसलिए जो है डब्ल्यूबीसी को ज़्यादा आप पढ़िए, और आरबीसी को भी पढ़िए। हीमोग्लोबिन, आरबीसी से भी सवाल बनते हैं, प्लेटलेट से भी बनते हैं, इसलिए तीनों चीज़ों को आप पढ़िए कंप्लीट, ताकि आपको फुल डिटेल नॉलेज मिल सके। तो इनको जो है पढ़ने के लिए आपको वही चीज़ें हैं, ओची में भी आपको कंप्लीट मिल जाएगा, और आपके जो गॉटकर की बुक है उसमें भी मिल जाएगा। फिजियोलॉजी आप अलग से लेना चाहते हैं उसमें से भी आपको ब्लड कंप्लीट मिल जाएगा। और एच बी एस्टिमेशन आप डिटेल पढ़िए, साहलिस मेथड, साइनमेथ मेथड, और एच बी एस्टिमेशन पिछली बार ये साइनमेथ के बारे में पूछा था, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्टिव में था, साइनमेथ के बारे में पूछा था, तो इसको आप डिटेल में पढ़िए। एच बी एस्टिमेशन, अब जरूरी नहीं है वही सवाल पूछे, बेसिक सवाल पिछली साल तो बहुत आसान सवाल पूछे गए थे, बहुत सिंपल सवाल पूछे गए थे, इस बार हो सकता है थोड़ा सा और भी डीपली जाएं, इसलिए एच बी एस्टिमेशन के इनके प्रिंसिपल वगैरह, रिएजेंट्स के नाम और उनके कंपोजिशंस क्या क्या हैं, वो सारा जानकारी आपको रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कंफ्यूज्ड ना हो, कोई भी सवाल पूछा जाता है तो। जैसे कि टी आरबीसी, टोटल आरबीसी काउंट के बारे में पूछा गया था पिछले साल भी, उसके जो फ्लूट्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है, तो इसमें और भी डिटेल में जा सकते हैं, और नॉर्मल वैल्यू पूछ सकते हैं, तो ये तो सिंपल से चीज़ें हो जाते हैं। और प्रिंसिपल के बारे में, और जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड होते हैं उनके कंपोजिशंस आप जरूर याद रखें, उसमें से भी सवाल पूछ सकता है, इसलिए उनके कंपोजिशंस आप जरूर पढ़िएगा, याद कीजिए। और टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट भी आप जरूर पढ़िए, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट आप जरूर पढ़िए, प्लेटलेट्स काउंट, तो ये तीनों काउंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका प्रोसीजर, डिटेल, और इनके डाइल्यूटिंग फ्लूइड्स, इनके पिपेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए, प्रोसीजर में भी कहीं से भी सवाल बन सकता है, तो इसलिए ये कंप्लीट पढ़ना है। एनीमिया को तो आपको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, एनीमिया कहीं से भी कोई सा भी एनीमिया के बारे में ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, आपको तो इसके बारे में नॉलेज होगा ही होगा, तो एनीमिया को आप जरूर पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एनीमिया से सवाल आता ही आता है, इसलिए इसको तो स्किप करने की ज़रूरत ही नहीं है, और पूरा डिटेल आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लीजिए, और इससे ये फायदा आपके रिवीजन में हो जाएगा। सबका शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है, जब आपने सिलेबस उठाया, अभी मैं आखिरी में बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, अभी तो मैं सिलेबस पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा समय निकाल करके जरूर आप वीडियो को पूरा देखना। उसके बाद जो है प्रिपरेशन एंड स्टेनिंग ऑफ ब्लड फिल्म के बारे में, तो स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेनिंग में से सवाल पूछता ही पूछता है। स्टेनिंग के अंदर से, जैसे हेमेटॉक्सिलिन, यूसिन के बारे में मैंने डिटेल बताया था, हेमेटॉक्सिलिन का काम क्या है, यूसिन का काम क्या है, किस चीज को स्टेन करता है, कैसे करता है, तो ये सारा नॉलेज जो है आपको लेना जरूरी है। इसमें से आपको जो है शायद फिक्सेटिव के बारे में पूछा था, इसी स्टेनिंग के बारे में, उतना मुझे याद नहीं है, अभी मैंने देखा नहीं, क्योंकि 3-4 साल हो गए एग्जाम दिए हुए, अभी भी मैंने वो क्वेश्चंस उठा करके नहीं देखे हैं, केवल आपको समझाया था, मैं दोबारा से देखूंगा, उसके बाद मैं उस पर बात करूंगा, ठीक है। तो स्टेनिंग के अंदर से सवाल बन जाते हैं, तो इसलिए जो है आप पूरे कंपोजिशंस को जरूर पढ़िए, स्टेनिंग के जो जो किस किस चीज से मिलकर बना होता है, उन सारे चीजों के काम क्या होते हैं एक्चुअली में। अब कंपोजिशंस हैं, तो कंपोजिशंस अगर हैं उन चीजों का, जैसे कोई भी स्टेनिंग का रिएजेंट है आपका 4 चीजों से मिलकर बना होता है, तो चारों का कोई ना कोई काम जरूर होगा, तो उनके चारों के काम को आपको पढ़ना है, याद रखना है, तभी जाकर के आपके ऑब्जेक्टिव बनेंगे उनमें से। आप फिर डाउट होगा आपको कि ये कहाँ से सवाल पूछ लिया, कैसा सवाल है, तो इसमें डाउट करने वाली कोई बात नहीं है, कंपोजिशंस अगर हैं उनके, तो कोई ना कोई काम है, और उनका काम क्या है वो आपको पता होना चाहिए, वहां से भी सवाल बन जाते हैं। बाकी बेसिक सवाल तो ये बनता ही है कि वो किस चीज को स्टेन कर रहा है, उसका काम क्या है, बाकी तो आप ये बता ही सकते हैं। हेमेटॉक्सिलिन, यूसिन बहुत सिंपल है, हेमेटॉक्सिलिन का काम क्या है, ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस को स्टेन कर रहा है, यूसिन किसको कर रहा है, साइटोप्लाज्म को कर रहा है, ठीक है, पिंक कलर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये बेसिक चीजें तो आपको पता होता ही है, लेकिन उनके अंदर जो कंपोजिशंस होते हैं उनके भी कोई ना कोई काम होते हैं, तो उनको पढ़ना जरूरी है। ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद जो है ल्यूकोपोइसिस को आप जरूर पढ़िए, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी काउंट के बारे में मैंने बता दिया था। लेते हैं इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये भी आप पढ़िए, ईएसआर, पीसीवी और रेटिकुलोसाइट काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, ये मैंने बता दिया था। बीटीसीटी से भी सवाल बना था पिछले साल, इसका मेथड का पूछा था, ठीक है, ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम से। और उसके बाद एली सेल प्रिपरेशन, इसके बारे में भी आप पढ़िए। सिकलिंग टेस्ट से भी पिछले साल सवाल बना था, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी और बोन मैरो एग्जामिनेशन।
तो इनके बारे में डिटेल पढ़िए, कहीं से भी कोई सा भी सवाल बन सकता है और कोई सा भी टॉपिक छूट सकता है, जरूरी नहीं कि सारे टॉपिक से, लेकिन हमारा जो है काम है सारे टॉपिक को कवर करना है, कहीं से भी कोई सा भी टॉपिक उठा करके वहाँ से सवाल बन सकते हैं। उनके पास तो ये सिलेबस रहेगा, यहीं से उठाएंगे एक टॉपिक और उसके ऊपर से कोई सा भी ऑब्जेक्टिव सवाल वो बना देंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्लड बैंक। तो ब्लड बैंकिंग से सवाल बनते ही बनते हैं, इसको भी स्किप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप तो कुछ भी नहीं करना है, लेकिन सभी चीज़ें ज़रूरी है। और ब्लड बैंक की अगर मैं बात करूं तो ब्लड बैंकिंग को डिटेल में आप ज़रूर पढ़िएगा, और ब्लड बैंकिंग भी आपको ओची की बुक में मिल जाता है और गौटकर की बुक में भी मिल जाता है। उसके अलावा भी आप अलग से बुक पढ़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना चाहिए उतना मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लड ग्रुप सिंपल है, ब्लड ग्रुप को आप पूरा डिटेल में पढ़िए, उसका हिस्ट्री पढ़िए। पिछले साल भी बॉम्बे ब्लड ग्रुप के आविष्कारक का नाम पूछ लिया था, तो आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, उसके हिस्ट्री पर भी ध्यान दीजिए और पूरा डिटेल में आप पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद जो है क्रॉस मैचिंग आपको पढ़ना है, कूम टेस्ट, डोनर स्क्रीनिंग कैसे होता है इसके ऊपर भी वीडियो बना हुआ है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन और ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ से भी सवाल बन जाएंगे। ब्लड बैंकिंग को आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और अधिकतर वीडियोस जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्लिनिकल पैथोलॉजी में आ जाते हैं, जल्दी से हम आपको समझाते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। फिजिकल केमिकल माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। अब मैं क्लिनिकल पैथोलॉजी के बारे में बात कर लेता हूँ। तो इसमें फिजिकल केमिकल माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, स्टूल, सीमन एग्जामिनेशन और सीएसएफ एग्जामिनेशन, ये डिटेल आपको पढ़ना है। इसमें से भी सारे सवाल बनते हैं। अब इसको कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने वीडियो यूरिन के बारे में बना दिया है, और इसमें जो है सीमन एग्जामिनेशन का भी बना हुआ है, तो आप ये कंप्लीट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और इसमें से जो है फिजिकल, माइक्रोस्कोपिकल और आपके जो है केमिकल एग्जामिनेशन, ये तीनों में से कहीं से भी कोई से भी सवाल बन सकते हैं, इसलिए आप डिटेल जरूर पढ़िएगा। इसमें से भी यूरिन एग्जामिनेशन में से सवाल पिछले साल भी पूछा था, और इसके अलावा जो है आपका स्टूल एग्जामिनेशन, इसमें से भी सवाल उठाया था, और सीमन एग्जामिनेशन यहाँ से भी उठाया था। इसमें फिजिकल, केमिकल और सारे जो है माइक्रोस्कोपिकल कहीं से भी सवाल बनते हैं। और उसके बाद सीएसएफ एग्जामिनेशन, ये चारों चीज़ें जो है उठाया गया था पिछले साल सवाल में, जो ऑब्जेक्टिव आए थे, तो इसलिए इसको आप कंप्लीट जरूर पढ़ें। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे पैरासाइटोलॉजी में। तो पैरासाइट्स जो हैं आपके ब्लड, स्टूल और यूरिन, तीनों के आपको डिटेल पैरासाइट्स के बारे में लाइफ साइकिल आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि लाइफ साइकिल से ज़्यादा सवाल बनने के चांसेस हैं। उसके अलावा जो पैरासाइट्स हैं, बाकी चीज़ें भी हैं इसमें, लेकिन इसका शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाएं। मैं बार बार बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट करके ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। ये आदत आप अभी से जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप बना लीजिए, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स बनाइए, वो बाद में आपके काम आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें शॉर्ट में आपको दिख रहा होगा, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी डिटेल में पढ़ना है। कल्चर एंड आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को कल्चर कैसे करते हैं, उसमें सारे कल्चर के मेथड आ जाएंगे, पूरा कल्चर आ जाएगा। ठीक है, पिछले साल तो बेसिक मैकोंकी आकार के बारे में पूछ लिया था, लेकिन कल्चर को डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद आइसोलेट कैसे करते हैं बैक्टीरिया को, वो पढ़ना है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, कोकाई और बेसिलाई, पूरा आपका इसमें कवर हो जाता है बैक्टीरिया बेसिलाई। ठीक है, और उसके बाद जो है हम इसमें बात कर लेते हैं एनारोबिक और स्पोर बियरिंग बेसिलाई। तो इसमें जो है एनारोबिक और स्पोर बियरिंग बेसिलाई के बारे में दिया हुआ है, तो वो भी आपको पढ़ना है। वायरस आपको दिख रहा होगा, इसमें नहीं है। ठीक है, तो वायरस जो है, फिर भी आप वायरस वाला पार्ट आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वायरस में से भी सवाल बन सकता है, इसलिए वायरस को भी आप पढ़ करके रखिए। उसके बाद सीरोलॉजी में आते हैं। तो एंटीजन, एंटीबॉडीज, और उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस, वीडीआरएल, आरए टेस्ट, विडाल टेस्ट और एलाइजा टेस्ट। पिछले साल तो बहुत सिंपल पूछा था इसमें से सवाल, लेकिन डीपली जब जाएंगे तो एंटीजन, एंटीबॉडीज जो है ये आप कंप्लीट आप पढ़िए, इनके जो है बेसिक नेचर क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, तो डिटेल आप जरूर पढ़िए इनके बारे में, कहीं से भी सवाल बन सकता है। और पिछले साल तो एलाइजा का फुल फॉर्म पूछा था शायद। ठीक है, और वीडीआरएल टेस्ट के बारे में, और विडाल टेस्ट, ये कंप्लीट आप जरूर पढ़िए। अब हम बात करते हैं हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी। मैं इसमें सिलेबस पे बात नहीं करूंगा। हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी, जितने भी हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी के प्रैक्टिकल वीडियो और थ्योरिकल वीडियो मेरे चैनल पर बने हैं, आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स बनाइए हर एक चीज़ों के बारे में। पिछले साल तो हिस्टोलॉजी से बहुत सारे सवाल बने थे, साइटोलॉजी से भी शायद पेप स्टेन के बारे में, पास स्टेन के बारे में बना था, और इसके अलावा नाइफ शार्पनिंग और हॉर्निंग के बारे में सवाल बना हुआ था, और स्टेनिंग के ऊपर सवाल बना हुआ था, और डीकैल्सिफिकेशन के ऊपर सवाल बना हुआ था। तो डीकैल्सी सारी चीज़ें आपको वीडियो में मिल जाएंगे, आप बुक भी पढ़ सकते हैं। इनके लिए बुक जो है मैं
माइक्रोबायोलॉजी का बुक जो है आप बवेजा की बुक पढ़िए, बहुत बेस्ट बुक है। आप बवेजा से आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, सीपी बवेजा की बुक आती है, उसमें से माइक्रोबायोलॉजी पूरा पढ़िए, उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। और आप जो है ओची और गॉटकर तो पढ़ ही रहे हैं, हिस्टोलॉजी के लिए आप और साइटोलॉजी के लिए वो भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। इसके साथ साथ मेरे वीडियोस भी आप जरूर देखें कंप्लीट हिस्टोलॉजी के लिए और साइटोलॉजी के लिए। तो ये कंप्लीट है, इसमें तो कोई सिलेबस छूटने वाला है नहीं हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग कैसे करना है आपको, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको मैं सही चीज़ बताऊं तो हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी जो पार्ट दिया गया है, इसको आप पहले कवर कीजिए, तो दो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए कंप्लीट हो जाएंगे और ये जल्दी भी कवर हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो जैसे कि फिक्सेटिव है, टाइप ऑफ फिक्सेटिव कंप्लीट पढ़ लीजिए और शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है। वहाँ से कोई सा भी सवाल बन सकता है। फिक्सेटिव के रिएजेंटों के नाम पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिकैल्सिफिकेशन के लिए अलग रिएजेंट्स हैं और फिक्सेटिव के लिए अलग हैं, ठीक है, और टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए अलग हैं। तो ये सारी चीज़ों को मिक्स नहीं करना है, अलग सेपरेट आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनके नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि डिकैल्सिफिकेशन के लिए अगर कोई सॉल्यूशन पूछेगा उसमें से आपको ऑब्जेक्ट में देगा तो उसमें फिक्सेटिव रिएजेंट के नाम भी डाल देगा, टिश्यू प्रोसेसिंग में जो यूज होते हैं उनके भी नाम दे देगा, तो कंफ्यूज करके सवाल पूछा जाता है। इसलिए सभी के रिएजेंट्स अलग अलग आप याद जरूर कीजिएगा। और आपका जो टिश्यू प्रोसेसिंग है कंप्लीट, वो भी आपको याद करना है। ब्लॉक मेकिंग कैसे बनाते हैं, तो एल मोल्ड के ऊपर पिछले साल सवाल पूछा था कि एल को क्यों लिखा जाता है, एल का मतलब क्या है, तो ल्यूकॉर्ड उसका मतलब था, ठीक है। तो ये सारी चीज सवाल इसमें से बनते हैं। सेक्शन कटिंग, बेसिक स्टेनिंग ऑफ सेक्शन, तो स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। स्टेनिंग जो है आप डिटेल आप जरूर पढ़िएगा। और कलेक्शन ऑफ टिश्यू, हिस्टोलॉजी, मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन, डिकैल्सिफिकेशन के सारे रिएजेंट के नाम आपको पता होना चाहिए। और अलग अलग जो है डिकैल्सिफाइंग फ्लूइड जो होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है। और साइटोलॉजी में टेक्निक्स, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, फिक्सेटिव एंड स्टेनिंग प्रोसीजर, तो इसमें से जो है स्पेक्चुला के बारे में पिछले साल शायद सवाल बना था कलेक्शन के ऊपर साइटोलॉजी में, और फिक्सेटिव के ऊपर सवाल बना था, और स्टेनिंग से भी सवाल आया था। तीनों चीज कवर हुआ था साइटोलॉजी में, तो ये आप कवर कर लीजिए हिस्टोलॉजी और साइटोलॉजी को, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आप आ जाइए सीधे हेमेटोलॉजी में। हेमेटोलॉजी के बाद आप आ जाइए ब्लड बैंक में। मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। हिस्टोलॉजी साइटोलॉजी आपका कवर हो गया, कॉन्फिडेंस हो जाएगा, दो चीजें आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद हेमेटोलॉजी जल्दी कवर हो जाएगा और ब्लड बैंक जल्दी कवर हो जाएगा, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप आगे बढ़िए क्लिनिकल पैथोलॉजी में। क्लिनिकल पैथोलॉजी आराम से आपका कवर हो जाएगा जल्दी से। तो ये आपके हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 चीजें आपके कवर हो गए सिलेबस से। अब आप आ जाइए सीधे सीरोलॉजी में, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सीधे सीरोलॉजी के सारे जो है एंटीजन, एंटीबॉडीज और डायग्नोसिस, सिफिलिस, वीडीआरएल, विडाल टेस्ट, एलाइजा जो भी दिया है कंप्लीट आप पढ़ लीजिए, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए सीधे पैरासाइटोलॉजी में। पैरासाइटोलॉजी का सब कंप्लीट आप पढ़ने के बाद, इसके शॉर्ट नोट सब बनाने के बाद पैरासाइटोलॉजी को आप कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। अब इतना कंप्लीट हो गया, अब आपको क्या करना है, ये जल्दी जल्दी कवर होने वाली चीजें हैं, आपको इनमें ज्यादा माइंड को फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपको दिमाग भी खर्च नहीं करना है, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है अब आप बात कर लेते हैं, ये पैरासाइटोलॉजी भी हो गया, सीरोलॉजी भी आपका हो गया। अब आप सीधे जो है अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आ जाइए सबसे ऊपर, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट पढ़ने लेना है, अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। ये कंप्लीट होने के बाद अब आपको आ जाना है बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री का जितना सिलेबस दिया गया है बायोकेमिस्ट्री आप कंप्लीट कर दीजिए। फिर आप आ जाइए सीधे माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट में। कोई चीज छूट तो नहीं रहा है, माइक्रोबायोलॉजी लास्ट में, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी को आपको कवर कर लेना है। तो माइक्रोबायोलॉजी के नोट्स भी आपको बना लेना है। नोट्स कैसे बनाना है, सारे बैक्टीरियाज के उनको चार्ट आप बनाइए, और उनके जो जो फीचर्स हैं वो सारा चीज़ आप लिखिए, उनमें कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, कौन सी स्टेनिंग की जाती है, और उनके स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या होते हैं, वो सारा चीज़ आप उनको नोट करके अलग से रख लीजिए, चार्ट बना लीजिए, ताकि रिवीजन करते समय आपको पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ना है, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा वो चीज़ें। तो ये आपके माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो 25 के जो मैंने पहले ही बता दिया था, आप इसमें से कोई सा भी टॉपिक के सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें से जब आप बोर हो जाते हैं तो आपको सीधे जो है 25 पे चले जाना है। 25 में आप कोई सा भी सब्जेक्ट उठा करके पढ़ सकते हैं। उसके बुक के ऊपर वीडियो बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दिए हुए हैं, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। जो मैंने किताबें पढ़ा था 25 के लिए, उसके ऊपर भी वीडियो जो है बना हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपका सिलेबस जो है इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स आपके बन जाएंगे। और रिवीजन जो है फिर आपको इसी तरीके से नहीं करना है। रिवीजन आप माइक्रोबायोलॉजी को रिवाइज करते समय जो है, जब आप पढ़ेंगे उसको रिवाइज दोबारा से कर लीजिए तुरंत। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनको जो है आप जैसे आपने पढ़ा था उसी तरीके से आप रिवाइज कर लीजिए।
ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। चाहे तो रिवर्स जा कर के भी आप जो है इसमें कर सकते हैं रिवीजन जो है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी जो स्टार्टिंग से आपने पढ़ा था वैसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। तो यही था मेरे को समझाना, और उसके अलावा भी आपका अगर कोई सवाल है तो वीडियो में कमेंट्स कर दीजिए, मैं बाद में जा करके आपको समझा दूंगा दूसरे चैनल पे, उसमें भी जा करके आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।